Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Naimullah and you are watching my YouTube channel E-Learn with Technologies. दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है हाउ टू कलेक्ट अ ब्लड सैंपल फ्रॉम अ पेशेंट। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि आप किस तरह एक पेशेंट से घर पर या लेबॉर्ट्री के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर या वार्ड के अंदर आप किस तरह उससे सैंपल कलेक्ट करेंगे। आपके लिए उसके ब्लड कलेक्शन के जब भी आप करते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको। अगर आप ब्लड कलेक्ट भी करते हैं लेकिन उस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आप ब्लड कलेक्ट भी करते हैं आफ्टर कलेक्शन तो आपने किस ट्यूब में किस टेस्ट के लिए और कितना ब्लड डालना है। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कौन से ट्यूब यूज़ करना है, कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने यूज़ करना है, आपने किन किन ख्यालों का किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो जब भी आप ब्लड कलेक्ट कर देते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करना है, पीपीईज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे हैं। आपने सबसे पहले ग्लव्स पहनना होगा। फिर आपने क्या करना होगा, ग्लव्स पहनने के बाद आपने फेस मास्क को यूज़ करना होगा। ठीक है, फेस मास्क और ग्लव्स का फ़ायदा ये है कि आजकल आप सुन रहे हैं कि कोविड-19 है और बहुत तेज़ी से उसका इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सीवियर टाइप इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए अगर आप मास्क यूज़ करेंगे और आप ग्लव्स यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इन्फेक्शन की चांसेस कम हो जाएगी। मास्क का एक और फ़ायदा भी है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन है या ट्यूबरक्लोसिस है और आप उस पेशेंट से ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, आप ये मास्क आपको क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो इसलिए मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि आप किस तरह सिरिंज को खोलेंगे। सिरिंज खोलने का तरीका इस तरह नहीं है। ठीक है, इस तरह नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसा पकड़ना है और इसको ऐसा करना है। जब आप इसको ऐसा करेंगे तो इसके बाद आपने इसको निकालना है। निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि यहीं पर इसके अंदर क्या होता है, एयर होता है, एयर उसके अंदर मौजूद होता है। तो जब भी आप उसको निकाल लेते हैं तो आपने सबसे पहले एयर को रिमूव करना होता है। एयर रिमूव करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप उसके पेशेंट से ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं और आप उसके अंदर एयर मौजूद है तो इसका नुकसान ये है कि ये जो सिरिंज है ये थोड़ा सा टाइट है, तो इसकी वजह से आपसे जो वेन है वो मिस हो सकता है। दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इसका नीडल है ये थोड़ा सा लूज़ होता है। जब भी ये कंपनी वाले आपको देंगे तो इसका जो नीडल है वो थोड़ा सा लूज़ होता है। तो जब भी आप सिरिंज निकाल लेते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस नीडल को टाइट करना है ताकि जब भी आप वेन के अंदर ये डाल देते हैं और आप ब्लड को निकाल लेते हैं तो ये क्या होगा, ये उससे अलग हो जाएगा। तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड है उसके थ्रू नीचे आ जाएगा और आपके जो जितना भी लेबॉर्ट्री है या जहाँ पर भी आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को क्या करेगा, कंटामिनेट करेगा, गंदा करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने इसको टाइट करना है। फिर आपने क्या करना है, ये टर्निकेट है हमारे पास। जब भी आपके साथ पेशेंट आ जाता है तो आपने खड़े होकर ब्लड नहीं लेना है पेशेंट से, ताकि पेशेंट खड़ा हो और आप उससे ब्लड ले रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। आपने उसको कुर्सी पर बिठा के आपने उससे ब्लड लेना है। ठीक है, फिर मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि आपने कौन सी ट्यूब के अंदर कितना ब्लड लेना है। तो ये है हमारे पास EDTA ट्यूब।
तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास EDTA ट्यूब है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, क्या मौजूद होता है, एंटी कोगुलेंट इसके अंदर मौजूद होता है। ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। ये हम मोस्टली यूज़ कर देते हैं CBC के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए। और आपने इसके अंदर 1 ml या 2 ml ब्लड लेना है, ताकि जो CBC एनालाइज़र है, हेमाटोलॉजी एनालाइज़र है, तो वो शक करे। अगर आप उससे स्मेयर बनाना चाहते हैं तो आप इससे स्मेयर भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्पेशल स्मेयर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इससे कर सकते हैं, अगर आपने 2 ml ब्लड लिया है। लेकिन आप जब भी इसके अंदर ब्लड डाल लेते हैं तो आपने इसको थोड़ा सा क्या करना है, मिक्स करना है। अगर आपके पास लेबॉर्ट्री के अंदर मिक्सर है तो आपने हैंड से नहीं करना है उसकी। अगर आप हैंड से ऐसे वैसे करेंगे या ऐसे ऐसे करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो ब्लड है ये क्या होगा, हेमोलाइज होगा। जब भी हमारे पास ब्लड हेमोलाइज हो जाता है तो इससे ये नुकसान हो जाता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो ठीक तरह नहीं आता। रिज़ल्ट तो आता है लेकिन ठीक नहीं आता। लेकिन अगर आप फिर भी आप करते हैं तो आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली करना है, जिसको हम टिल्टिंग मूवमेंट करती है, टिल्टिंग मूवमेंट आपने उसको देना है। फिर अगर हम बात की जाए रेड टॉप ट्यूब का, या ये इसके अंदर एक और भी आते हैं जिसको हम जेल ट्यूब कहते हैं, येलो टॉप उसका होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता। ये हम सेरोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। जितनी भी केमिस्ट्री टेस्ट है, स्पेशल केमिस्ट्री है, तो ये हम, या ICT मेथड है, तो ये हम इससे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता। और इसको आपने मिक्स भी नहीं करना है। आपने उस, जब भी आप लेबॉर्ट्री के अंदर ब्लड कलेक्ट कर देते हैं तो फिर आपने इसको इनक्यूबेटर के अंदर रखना है, ताकि ये जो ब्लड है वो क्लॉट हो सके। तो इजीली इससे क्या हो जाएगा, सीरम सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि आपने ब्लड किस तरह लेना है। और फिर अगर एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर लैब वाले या घर पर लोग ऐसा करते हैं कि EDTA ट्यूब में ब्लड डालकर वहाँ पर लैब में जाता है और फिर उसको ESR ट्यूब में एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्यूब आता है जिसको हम जिसके अंदर ट्राई सोडियम सिट्रेट हमारे पास मौजूद होता है, और वो हम इसके लिए स्पेशल यूज़ करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं EDTA ट्यूब में डाल कर फिर मैं उसको किस में डालूँगा, हमारे पास ESR का जो ट्यूब है उसमें डालूँगा, तो इसके और ESR का जो ट्यूब है, अगर आप इससे परफॉर्म करें या ESR ट्यूब से, तो इसके अंदर खामखा कोई ना कोई डिफरेंस आ जाएगा। 5 और 7 और 10 तक इसका जो रिज़ल्ट है उसके अंदर इसका डिफरेंस आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं, हम इस पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस पेशेंट को कहना है कि आपने इस उंगली को अंदर डालना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने टर्निकेट को बांधना है। ठीक है, अच्छी तरह टर्निकेट जब भी आप बांधते हैं तो इससे पहले आपने देखना है कि पेशेंट का नाम क्या है। जब भी आप लेबॉर्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और आपको बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले इससे नाम पूछना है और उसका टेस्ट देखना है। अगर उसका जो टेस्ट है उसमें ESR है, CBC है, या बहुत सारे टेस्ट हैं, तो ESR के लिए मोस्टली ज़्यादा ब्लड रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए आपने टेस्ट को देखना है। लेकिन अब हम आते हैं कि हम किस तरह इसके से ब्लड कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अल्कोहल स्वाब से, या जो भी आपके साथ स्पिरिट है या कुछ भी है, तो आपने इससे क्या करना है, उससे एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको क्लीन कर देना है, ताकि इसके ऊपर जितनी भी बैक्टीरिया है उसको किल हो सके। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने नीडल को निकालना है और आपने उसके अंदर डालना होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उससे ब्लड लेना है। ठीक है, मैंने अब उससे ब्लड लिया है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो 2 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड पहले आपने क्या करना होता है, आपने उस पेशेंट से जो टर्निकेट है उसको रिमूव करना है। फिर आपने इस सिरिंज को
निकालना है यहाँ पर। फिर आपने ट्यूब को उठाना है। ये हमारे पास ADTA है और ये हमारे पास जो रेड टॉप है मोस्टली जो हम सेरोलॉजी के लिए यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने ESR को रेकमेंड किया है तो सबसे पहले आपने ESR के लिए ब्लड डालना होता है। अगर उस डॉक्टर ने हमारे पास ESR नहीं लिखा है तो आपने EDTA के अंदर ब्लड डालना होता है सबसे पहले, ठीक है। जैसा कि और आपने इसको प्रेस भी नहीं करना है, ठीक है, ताकि वो ख़ुद ब खुद आसानी से चले जा सके, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने जो रेड टॉप ट्यूब है उसके अंदर डालना होता है, ठीक है। और आपने उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने क्या करना है, उसको मिक्स करना है एंटी कोगुलेंट के साथ, ठीक है। और इसके बाद आपने सिरिंज को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। आपने सिरिंज को डिस्कार्ड करना है और जो भी पेशेंट आपके साथ आया है आपने उसके ऊपर क्या करना है, सिनीप्लास को भी लगाना होता है ताकि उसका जो कपड़े हैं वो गंदा ना हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।